आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। पिछले पत्र में हमने जाना कि रिलीजन यानी मजहब की शुरुआत और इंसानों में काम का बंटवारा कैसे और क्यों हुआ। आज के पत्र में नेहरू खेती से हुई तब्दीलियों के बारे में बतलाते हैं। नेहरू लिखते हैं, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हाल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर बसर करता था, काम बंटे हुए नहीं थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए आदमी ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हुआ कि लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवाय उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चारागाह की ज़रूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बो कर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बनते गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वो ये थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में खाना पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में खाना भी इतना पैदा होता था जितना वो एकदम नहीं खा सकते थे। इसे वो हिफाजत से रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वो कुछ जमा नहीं कर सकता था या कर भी सकता था तो बहुत कम। किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक नहीं थे जहाँ वो अपने रुपये वो दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती में उसे एक फसल की ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। इस फालतू खाने को वो जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने फालतू अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास फालतू खाना इसलिए हो जाता था कि वो उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि बैंक खुले हुए हैं जहाँ लोग रुपये जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। ये रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये फालतू रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा फालतू रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं है वे गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि ये फालतू रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब ये नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है और जब पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के सबब से दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम ये बात समझ ना सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना काफ़ी है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वो एकदम खा सकता था। ये जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपये थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वही अमीर कहलाते थे। इन शब्दों के साथ ये पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में हम जानेंगे खानदान का सरगना कैसे बनता था। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से संबंधित हर तरह की जानकारी मिलेगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करके तथ्यपरक ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गिरिबाला जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।